रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। आज इस गाने को लगभग 42-43 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी ये गाना अपना रंग छोड़ता नहीं है, बल्कि जितनी बार ये गाना बजता है, जितनी बार ये गाना आपके जहन में आता है, उतनी बार ये गाना आपके ऊपर अपना रंग छोड़ देता है। लेकिन इस गाने ने अपना कोई भी रंग छोड़ा नहीं है। रंग छोड़ना और रंग छोड़ना दो अलग बात होती है ना। तो इस गाने ने आप पर ऐसा रंग छोड़ा है कि खुद से इस गाने ने कभी भी अपना रंग या दामन नहीं छोड़ा। इसके पीछे वजह क्या रही कि ये गाना 40 साल बाद भी सभी को मस्ती से भर देता है। जिंदगी में जो एक रंग चाहिए ना हर किसी को, हम सारे लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। जिंदगी की आपाधापी में इधर उधर परेशानी और ये लोगों से जो होता है ना कि भाई आप मिल नहीं पाते हो अपने लोगों से, या इस तरह से जिंदगी एक चलते रहने का नाम है। और कुछ लोग वास्तव में अपनी जिंदगी में बड़े उस दुविधा में या उन सारे कालचक्रों में फंस जाते हैं कि जहां पर वो समझते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं निकल पाऊंगा इन सब चीजों से। तो कुछ चीजें हैं, कुछ गाने हैं जो आपको वास्तव में इन चीजों से भले कुछ देर के लिए ही सही लेकिन निजात जरूर दिलाते हैं। अब इस गाने के बारे में मैं क्या कहूं, या इस तरह के इस सरीखे गानों के बारे में मैं आपसे क्या कहूं कि ये आपकी लाइफ में एक प्रेरणा भी लेकर के आते हैं कि जिंदगी चलते रहने का नाम है। और जिंदगी का अपना एक चलन, एक उसका एक मोमेंटम अलग होता है। लेकिन आप कुछ देर के लिए अपने आप को उसके जो पंजे होते हैं जिंदगी के, कई बार बड़े नुकीले पंजे होते हैं, उनसे भी आप अपने आप को निजात पा सकते हो। तो ये गाना मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको एक अलग ही एक दिशा में लेके जाता है जहां पर आपको बड़ा एक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। देखिए, देशभक्ति जो गाने होते हैं, नो डाउट उनमें एक वीर रस होता है, लेकिन कई बार उसमें आपको स्वतंत्रता का एक आभास नहीं होता। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि जो होली के जो गाने हैं, और खास तौर पर ये गाना जिसकी मैं बात करता हूं, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, इस गाने को अगर आप महसूस करते हैं तो आपको ऐसा लगता है मैं लाइफ में स्वतंत्र हूं। और कुछ चीजों के लिए हम अपनी जिंदगी में कई बार बड़े ज्यादा पश्चाताप करते हैं, पछतावा करते हैं। लेकिन अगर हम इस गाने को सुनते हैं और इसमें खो जाते हैं तो हमको लगता है कि यार जिंदगी में गलतियां भी होती हैं और उस पर फिर पछतावे या पश्चाताप भी होता है। तो आप कभी भी ऐसे गानों को जब अपने अंतर मन में जब बहुत ज्यादा ले लेते हैं ना, तो आप कभी भी किसी अपनी घटना या किसी चीज जो आपके हाथों जो कोई गलत चीज हो गई लाइफ में जाने अनजाने में, उसको लेकर के आप एक जिसको बोलते हैं ना कि आप आत्मग्लानि में नहीं भरते हैं, इसको बोलते हैं गिल्टी कंसाइंस, उस चीज में आप नहीं जाते हैं। ये मेरा खुद का एक तजुर्बा है इन गानों के साथ। अब मुझे नहीं मालूम कि ये तजुर्बा आप तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, लेकिन ये साहब ऐसा होता ही है कि अगर आप इस गाने के बारे में सोचें, या इस तरह के गाने जो कि थोड़े मस्ती वाले गाने होते हैं, जहां थोड़ा सा लिमिटेशन को तोड़ जाने की स्थिति वाली बात होती है, और वहां पर आप इन एहसासों को, इन जज्बातों को जरूर महसूस कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपसे, देखिए बात कहीं और चले गई तो बात जब निकली है तो दूर तलक जाएगी। ऐसा मेरे साथ में होता ही है कि मैं कहता तो कुछ और हूं, कहना कुछ और चाहता हूं, लेकिन कई बार बात कहीं और एक नया, एक दिशा, एक नया रंग ले लेती है। और होली पर तो वैसे भी बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं बोल सकते और दिनों, लेकिन होली एक ऐसी चीज है जहां सब चीज जायज है। हाँ, लेकिन यहां पर भी कुछ हदें हैं साहब, है ना। तो ये गाना जो है ना, ये गाना आप देखिए पर्दे पर कितना जीवंत गाना लगा है आपको। और मैं आपको यहाँ यही कहूंगा कि बच्चन साहब की जो एक्टिंग है ना, सब मैं बच्चन यही तो कहता हूं ना कि वो एक्टिंग का स्कूल है, वो एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन है, वो खुद एक इंस्टीट्यूशन है। ए फॉर अमिताभ और ए फॉर एक्टिंग।
आप देखिए, एक्ट नहीं कर रहे हैं वो इस गाने में। एक्टिंग जब तक एक्टिंग की तरह लगे तो वो एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग जब तक बेहद हकीकत लगे, जब बेहद हकीकत लगे एक्टिंग, वही एक्टिंग है साहब। तो अमिताभ बच्चन ने जो सीन किया ना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरती इसीलिए आई हर सीन में क्योंकि उसमें बेहद वास्तविकता लगी। उसमें लगा ही नहीं कि ये वो गाना, ऑफ कोर्स उस गाने की सिचुएशन है, उस गाने में अमिताभ की जो भाव भंगिमाएं हैं खास तौर पर, वो एग्जैक्टली सिचुएशन पर थी, लेकिन सिचुएशन में भी वो खुद को कितना ज्यादा अपने भाव के साथ में, हाव भाव के साथ में कितना ज्यादा अपने आप को खोल सकते थे। कुछ लोग अपने उस पर्टिकुलर एक रोल में मतलब इतने ज्यादा बंद करके एक्टिंग करते हैं कि वो एक्टिंग बुरी लगती है। ऐसा लगता है कि ये एक पात्र है, ये एक्टिंग करके निकल जाएगा, लेकिन अमिताभ के साथ में नहीं है। अमिताभ की मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूं, जैसे ट्रेन होती है ना, रेलगाड़ी जो होती है यानी ट्रेन होती है, वो बहुत फास्ट चलती है, अपनी पटरी पर बहुत फास्ट चलती है। अब आप देखिए, पटरी है, ट्रेन जो होती है ना, पटरी को छोड़ करके इधर उधर नहीं भागती है, वो पटरी से चिपक करके चलती है, लेकिन चिपकने में भी पटरी और पहियों के बीच में थोड़ा सा छूट होती है। कहने का मतलब है, पटरी और जो पहिए होते हैं ना, वो एकदम चिपके हुए नहीं होते आपस में। अगर पहियों को अगर पटरी से एकदम ही चिपका दिया जाए तो स्पीड नहीं पकड़ेगी ट्रेन। तो क्या होता है, डिसिप्लिन है अमिताभ बच्चन में उस तरह का कि अमिताभ बच्चन कभी भी अपनी पटरी से नहीं भटकते, यानी पटरी के ना तो इधर ना उधर, लेकिन पटरी के बीच में वो जितना ज्यादा ऑसिलेट कर सकते हैं ना अमिताभ बच्चन, उतना खतरनाक ऑसिलेट करते हैं। अमिताभ बच्चन के खास ये बात है। और लोगों की जो पटरियां है ना, वो ऐसा होता है कि वो अंदर ऑसिलेट नहीं करेंगी, वो बाहर पटरी तोड़ करके उनकी गाड़ी निकल जाएगी। ये मैंने और कलाकारों की मैं बात करता हूं, बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जो अमिताभ बच्चन टाइप के कलाकार होते हैं। इस गाने में जो अमिताभ बच्चन ने जो जिया है, वो फिल्म के अंदर ये फिल्म है एक, यानी आप इस पूरे गाने को देख लीजिए, आपको पूरी पिक्चर का कट समझ में आ जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको पूरी फिल्म को देखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हम जब कपड़ा खरीदने जाते हैं ना दुकान पर, तो पूरा का पूरा थान लेने की जरूरत नहीं है, उसका छोटा सा आप उसका एक टुकड़ा, इसका स्क्रैप काटते हैं और आप देखते हैं कि साहब ये कपड़ा वही है जो कि पूरा थान है। तो अमिताभ बच्चन की ये जो फिल्म थी सिलसिला, इस फिल्म में जो उनकी अदायगी है, उनकी जो अदाकारी है, आप देखिए उसमें कौन कलाकार नहीं है, उसमें सारे कलाकार हैं उस फिल्म के। उसमें शायद शशि कपूर नहीं है, बाकी देखिए आप उसमें संजीव कुमार साहब है, उसमें रेखा भी है, उसमें जया भी है, उसमें अमिताभ बच्चन भी है। और आप देखिए, इसको बोलते हैं एक्टिंग, कि जहां पर जया बच्चन भी उसी फ्रेम में है और उसमें रेखा भी है, और वहां पर अमिताभ बच्चन आप देखिए क्या एक्टिंग कर रहे हैं उस समय। उनका खास तौर पर रेखा के साथ में जो रुझान है उस फिल्म में, वो असल जिंदगी में भी उनका वही रुझान है जो इस गाने में नजर आता है। और आप कुछ जगह पर रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच का जो संवाद है, उसको देख करके आप खुद शर्म सी महसूस नहीं करते, लेकिन आप थोड़ा सा शर्म उस तरह की महसूस नहीं होती है, लेकिन आपको वो चीज लगती है। जब हम छोटे थे, जब हम इस फिल्म को देखते थे ना, तो हमें थोड़ा सा इस चीज से थोड़ा सा शर्म सी महसूस होती थी इस गाने, लेकिन आज हमको लगता है कि नहीं यार, ये चीज लाजमी है, ये चीज लाजमी है, ये चीज कई बार जिंदगी में हो जाती है, कोई तीसरा किनारा वाली स्थिति हो जाती है। तो अमिताभ बच्चन को आप देखिए कि वो रोल मिला उस तरह से, और उन्होंने अपने उस एक पात्र को इस फिल्म में भी, इस गाने में भी कितना ज्यादा जीवंत बना करके रखा। यानी वो जो पात्र है ना, वो कहीं मरता नहीं है। अमिताभ बच्चन का जो एक उसमें जो उनका भाव है ना, एक खास किस्म का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक सेपरेट जो इमोशन है, किसके लिए, रेखा के लिए, जो उनका पर्दे पर नहीं असल जिंदगी में भी सदा नजर आता है। आज की तारीख में भी यह है कि कोई इंसान अगर किसी से जिंदगी भर ना मिले, इसका मतलब वो भी प्रेम का ही एक रूप है, क्योंकि वो प्रेम इस तरह से प्रदर्शित कर रहा है कि वो कभी लाइफ में उससे नहीं मिल रहा है, यानी उस चीज के लिए वो पूरा वचनबद्ध है। और किसी भी तरह की जो वचनबद्धता होती है ना, वो प्रेम होता है। चाहे तो वो रोज मिलने की वचनबद्धता हो, चाहे वो कभी भी नहीं मिलने की वचनबद्धता हो, किसी भी तरह की वचनबद्धता होती है ना, वो उस चीज के लिए एक प्रेम को ही प्रदर्शित करता है। तो बहरहाल वो जो समय था ना, वो अमिताभ बच्चन का एक समय ऐसा था कि जहां अमिताभ धीरे धीरे करके रेखा के नजदीक हो गए थे बहुत ज्यादा,
और ये आप इस गाने में भी महसूस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपको इस पूरे फिल्म का जो एक पूरा टेस्ट जानने के लिए आप इस पूरे गाने को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये गाना कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। और वहां आप देखिए कि संजीव कुमार भी नजर नहीं आ रहे इस गाने में। हालांकि उसके पीछे रीजन ये भी होता है कि इस गाने में आपका ध्यान सिर्फ वहीं जाता है। जैसे मैंने अक्सर ये महसूस किया है कि पर्दे पर अगर कोई व्यक्ति गाना गा रहा है तो आपका ध्यान सिर्फ वहीं जाता है, उसी पात्र पर जाता है जहां से वो आवाज आती है। यानी इस फिल्म में, इस गाने में आवाज कौन दे रहा है ना? अमिताभ बच्चन खुद ही आवाज दे रहे हैं और ये गाना अमिताभ बच्चन पर ही फिल्माया गया। तो जो कैरेक्टर आवाज देता है ना, वो कैरेक्टर फिर पूरा ढंग से एक्टिंग भी उसके ऊपर ही होती है, क्योंकि और जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ उसको कंपेयर कर रहे हैं। बाकी अमिताभ बच्चन तो भैया अमिताभ हैं, और जब वो इस तरह की चीजें करेंगे, और वो खुद भी ठेठ यूपी के हैं, जहां का ये पूरा पूरा मतलब अगर आप यूपी की ना हो, यूपी में भी जो ईस्टर्न यूपी की मैं बात कर रहा हूं, अगर वहां की होली ना हो, वो अंदाज ना हो, वो ठेठ तरीका ना हो, तो आप बताइए। वो गाना था ना एक, कौन सा यूपी के कई गाने हैं जो मशहूर हुए हैं, जैसे नदिया के पार का था ना, है ना, जोगी जी वाह जोगी जी, जो गाना था ना, है ना, तो वो गाना भी उसी तरीके का था कि अलग टाइप का जो एक फील आता है जो होली के लिए, वो आपको यूपी के गानों में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश का जो अपना एक जो पूरा संभाग है, वो उस तरह से पूरा इस माहौल को सराबोर कर देता है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में और एरियाज जो है ना वो इस चीज को उस तरह से परिलक्षित नहीं करते, नहीं, वो भी परिलक्षित करते हैं, लेकिन जहां पर बात बच्चन साहब की हो, जहां पर बात रंग बरसे भीगे चुनर वाली इस तरह से चीजों की बात हो, जहां पर ये पूरा कथानक फिल्म में ही ऐसा चल रहा है, जहां तीसरे किनारे वाली स्थिति हो रही है, जहां पर होता है कि भाई ट्रायंगुलर लव स्टोरी वाली चीज हो रही है, और वो चीज दिख रही है। कई बार आपको इस गाने में ऐसा भी दिखेगा कि जया बच्चन खुद, ऐसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन की प्रेयसी है। हालांकि इस फिल्म में आप देखिए कि इस गाने में खास तौर पर मैंने देखा है कि एक्टिंग इस तरह की हुई है कि जया बच्चन को ऐसा लगा है इस गाने में, मुझे कई जगह ऐसा लगा है कि जया बच्चन ने अपना पत्नी वाला प्रभाव तो छोड़ दिया अमिताभ से, बल्कि उनको भी ऐसा लगा जैसे कि कहीं मैं भी तो कहीं अमिताभ बच्चन की प्रेमिका नहीं हूं। यानी जया बच्चन की एक्टिंग मुझे ऐसी लगी इस गाने में कि वहां ऐसा लग रहा है कि अमिताभ जो है ना वो उनके प्रेमी है, ना कि पति हैं। ये सब प्रभाव क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि अमिताभ की जो एक्टिंग है ना वो इस तरह की एक्टिंग है कि हर कोई अमिताभ बच्चन की ओर आकर्षित होना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि यार अमिताभ की मैं क्यों ना मैं प्रेमिका की तरह पेश आऊं, क्योंकि पत्नी और प्रेमिका दो अलग चीजें होती हैं। पत्नी होने में एक लिमिटेशन है, प्रेमिका होने में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो वो समय ऐसा था, वो कुछ किरदार ऐसा था कि वहां जितना ज्यादा रेखा शर्माती हैं अमिताभ से, उतना ही ज्यादा जया बच्चन भी शर्माती है। तो ये मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो जो जी रहे थे ना कैमरे के सामने, वो सिर्फ कैमरा नहीं था, वो जिंदगी थी, वो असलियत थी, वो उन लोगों के बीच का जो उनकी मानसिकता थी ना, जो उनकी तात्कालिक मानसिकता उस समय की थी इन पात्रों की, वो आपको पर्दे पर दिखाई देती है। और उस चीज को डीओपी, जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने जो यूज किया, वहां पर आप देखिए सबके चेहरों की तलखियां देखिए। अमिताभ बच्चन का एक एक एक्शन, अमिताभ बच्चन का एक्शन रेखा के लिए, रेखा के भाव भंगिमा, जब अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा गहराई से रेखा के ऊपर जिस तरीके से हर चीज में टूटते हैं, मैं उसको टूटना बोलूंगा, उसके ऊपर आप जया बच्चन का फेस देखिए, और उस पर आप संजीव कुमार साहब का फेस देखिए, चेहरे की भाव भंगिमा देखिए। ये गाना इतना ज्यादा जीवंत है, इतना ज्यादा जीवंत है कि ये एक्टिंग नहीं है, पूरी जिंदगी है सभी कलाकारों की इस संदर्भ में। बहरहाल होली का जो मौसम है वो आज रंग बरसे भीगे चुनर वाली की तर्ज पर। अब ये गाना मैंने आपको बताया ना कि ये गाना जो है ये ना तो नया है ना पुराना है, ये गाना सिर्फ गाना है। और जब कोई गाना हकीकत बयां कर दे हर तरीके से, तो वो गाना कभी नया या पुराना नहीं होता। गाने कभी नए या पुराने नहीं होते, गाने गाने होते हैं। जो चीज आपके भावों को जो
झंकृत कर जाए, वो चीज ऐसा लगता है अभी ही पैदा हो रही है और अभी ही आप उसको अपने आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। तो ये जो गाना था, इस गाने के बारे में ये था कि यश चोपड़ा की फिल्म थी 1981 में आई थी, सिलसिला की मैं बात कर रहा हूं, और ये एक रोमांटिक ड्रामा था जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें अहम किरदारों की मैं बार बार बात कर चुका हूं, उनके बारे में बात करना मुनासिब नहीं होगा। तो इसमें जो पूरी जिम्मेदारी थी ना, वो गाने की हरिवंश राय बच्चन को दी गई, और हरिवंश राय बच्चन ने बखूबी यश चोपड़ा के टेस्ट को समझा, जाना और ऐसा गाना रच दिया कि आज भी ये होली का जो एंथम होता है ना, इसको होली एंथम माना जाता है। यानी जैसे नेशनल एंथम होता है ना, वो हमारा कोई भी नेशनल हॉलिडे पर उसको गाना कंपलसरी होता है। अब ये गाना जो है ना, करीब 52 मिनट में हमको नेशनल एंथम खत्म करना पड़ता है, लेकिन अमिताभ बच्चन द्वारा जो गाना गाया गया है ना, उसको हमको 6 मिनट और 6 सेकंड में ही खत्म करना पड़ता है, क्योंकि ये गाना 6 मिनट और 6 सेकंड का गाना है। और हरिवंश राय बच्चन ने गाने के लिए अवधी शब्दों को हिंदी के साथ में जो शामिल किया, वो तारीफ काबिल है। और खास बात यह है कि इस गाने की जो शुरुआती पंक्तियां हैं, वो मीरा जी के भजन से प्रेरित हैं, और उनका जो ओरिजिनल जो भजन था ना, वो इस तरह से था, जो उसका छंद था, छंद का जो मुखड़ा, जो स्टार्ट की जो लाइंस थी ना, वो इस तरह से थी। यानी मूल रूप से ये गाना इस तरह से था, रंग बरसे ओ मीरा भवन में रंग बरसे, कौन ए मीरा तेरो मंदिर चिनायो, क्यों चिनायो तेरो देवरो, रंग बरसे ओ मीरा भवन में रंग बरसे। तो हरिवंश राय बच्चन ने इस लाइन में, इन लाइंस में, इन छंदों में कुछ परिवर्तन किया अपनी तरफ से, और उसको एक अलग ही रूप दे दिया। और आप समझ लीजिए कि जब हम लोक गीतों, लोक संगीतों के में थोड़ा सा कहीं अपने हिसाब से कुछ चीज को क्रिएट करते हैं, तो उसमें किसी का भी कोई कॉपीराइट नहीं आता, कभी भी कोई क्लेम नहीं कर सकता कि साहब ये गाना मेरा है, ये गाना आपका है। और गाने की जो अहमियत है वो मैंने आपको बताया कि इस गाने में आवाज थी बच्चन साहब की, संगीत शिवहरी साहब का, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, और हरिप्रसाद चौरसिया फेमस बांसुरी वादक। ये दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस व्यक्तित्व हैं। शिव कुमार शर्मा की तो खैर डेथ भी हो चुकी है, और अमिताभ की आवाज में इस गाने की जो रंगत थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसमें जो गाने में जो ताल है, उसमें कहरवा का रंग शामिल है, और कहरवा का जो एक जो तरीका होता है गाने का, वो कहरवा जो अगर किसी भी गाने में आ जाए ना, तो वो मस्ती को दिन दूनी रात चौगनी बढ़ा देता है। और कहरवा का जो टेस्ट है ना, किसी भी गाने में जब आता है, खासतौर पर हो अल्लड़ मौज मस्ती, आपके जन्माष्टमी वाले गानों पर, और इस तरह के जो गाने होते हैं ना, जहाँ हो हल्लड़ होता है बहुत ज्यादा, है ना, जहाँ सेलिब्रेशन होता है, उसमें जब कहरवा को जब ऐड कर देते हैं, तो उस गाने की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। तो कहरवा की वजह से इस गाने का जो गीत संगीत है ना, वो समझ लीजिए वो एक अलग ही चीज बन गया। उसकी कोई मिसाल फिल्म इंडस्ट्री में आज तक नहीं हो पाई। इस गाने की टक्कर पर कोई भी गाना टच नहीं कर पाया। जो गाना होली का जो होते हैं ना, बहुत सारे गाने हैं हमारे पास में, इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जिन्होंने गाने बनाए हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा गाना है जो पहला और आखिरी एक ऐसा गाना है जिसके बिना होली का आगाज, उसका अंजाम और उसका मध्यांतर कभी भी नहीं हो सकता। आप इस गाने को चलाएं, और जितनी बार आप चलाएंगे ना, और इसको आप जहन में सोचें ना, आपके दिमाग में हर बार एक नया फील आएगा। और यकीन मानिए, आप इस गाने को कहीं भी चलाएं, कहीं भी, आस पड़ोस में चलाएं, किसी भी माहौल में चलाएं ना, कभी कोई इस गाने में अश्लीलता को ढूंढ नहीं सकता। हालांकि इसके कुछ वर्ड्स हैं जो अश्लील लगते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये प्रतीत होते हैं, लेकिन नहीं साहब, इसको आप महसूस करें ना, तो कभी भी ये चीज उस तरह से नहीं है जिस तरह से ये शब्दों में, सिर्फ शब्दों में दिखाई देती है। आज तो चलता हूं और लौट कर मिलता हूं इस वादे के साथ कि अपने अगले वीडियो में आपके समक्ष फिर से एक नए, एक
एक परिप्रेक्ष्य के साथ हाजिर हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। और जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।